नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। आज आपका स्वागत है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी मंच पर। आज हम उन प्रश्नों को लेकर चल रहे हैं जो आपके लिए 110% इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। हमने उन्हीं प्रश्नों का चुनाव किया है जो आपको एग्जाम में देखने को ही मिलेंगे। जैसे कि अब ये मैं किस गंभीरता के साथ कह रहा हूँ, तो उसका कारण है कि जो 2021 में, उससे पहले चूंकि चैनल था, तो जो हमने क्वेश्चन सॉल्व कराए थे उनमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में फंसे थे। उसी गंभीरता के साथ मैं पुनः आपसे कह रहा हूँ, तो वीडियो जरूर देखिएगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। यदि आप यह सोच कर तैयारी कर रहे हैं कि बहुत सारे मित्र हमसे फोन पर ही पूछने लगते हैं कि सर निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। अगर कह दो नहीं निगेटिव मार्किंग है तो बहुत खुश हो जाते हैं। उनको लगता है कि अगर 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 30-40 तो सही हो जाएंगे। मैं जानकारी दे दूं कि यदि आपके 85 या 90 से अगर कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं, टीजीटी में अगर हम बात करें, तो यदि आप 90 के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर ले जा रहे हैं, 95, 96, 97, तब तो आपको टीजीटी में सिलेक्शन होगा। और यदि आप पीजीटी की बात करें, तो अगर 87-88 से ऊपर जा रहा है, क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है, तब पीजीटी में होगा। तो तुक्के से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता। तुक्के से 1-2 क्वेश्चन सही होते हैं, सारे क्वेश्चन नहीं सही होते हैं। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, हमारे साथ बने रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके क्रिएट अकाउंट करेंगे। हम आज सेकेंड पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये जो क्वेश्चन है, ये मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व करा गया, फिर वो सडनली जो वीडियो था वो क्रैश कर गया, तो फिर पुनः शूट करना पड़ रहा है। देखिए, ये सब पढ़ाया था। तो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बायो इंडिकेटर फॉर द सल्फर डाइऑक्साइड। इनमें से बायो इंडिकेटर का कार्य कौन करता है? बायो इंडिकेटर का मतलब वह जीव जो किसी भी तत्व या किसी भी पदार्थ को इंडिकेट करता है या प्रदर्शित करता है, जिसकी उपस्थिति से यह पता चलता है कि यह पदार्थ है या नहीं है। ऐसे जीवों को हम बायो इंडिकेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? बायो इंडिकेटर। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो सेंसिटिव होता है वो लाइकेन होता है। सबसे ज्यादा जो लाइकेन है वो सेंसिटिव होता है। ध्यान में रखिएगा, लाइकेन क्या होता है? सेंसिटिव होता है। जहां सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, वहां लाइकेन प्राय ग्रोथ नहीं करता है। इससे पता चल जाता है कि इस एरिया में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। अगर उस इन्वायरमेंट का हम अध्ययन करेंगे, तो वहां जो प्लांट पाए जा रहे हैं उनमें हम ये देखते हैं कि क्या कहीं लाइकेन है। यदि लाइकेन है, तो फिर इसका मतलब वहां सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन नहीं है। और यदि नहीं है, फिर ध्यान में रखिएगा, यदि लाइकेन नहीं है, तो समझ में आ जाता है कि इसीलिए ये बड़े बड़े शहरों के पास नहीं उगता है। इक्विसिटम एक टेरिडोफाइट है और इसे हॉर्स्टल कहते हैं। ये किसका इंडिकेटर होता है? तो ये गोल्ड का इंडिकेटर होता है। ध्यान में रखिएगा, किसका इंडिकेटर होता है? तो आपसे अगर पूछ दे कि गोल्ड का इंडिकेटर कौन है, तो इक्विसिटम गोल्ड का इंडिकेटर होता है। क्योंकि यहां उसने सल्फर डाइऑक्साइड पूछा, तो ऑप्शन डी को सही करेंगे। लाइकेन साइकस एक जिम्नोस्पर्म है, तो आप सब जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। कह रहा है कि प्लांट विच 28 में कहता है, मोस्ट हजार्डस मेटल पॉल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जस्ट। ध्यान में रखिए, ऑटोमोबाइल का मतलब क्या हुआ? जैसे कि आपकी बाइक है, आपकी कार है, आपका एरोप्लेन है। क्या है? एरोप्लेन है। आ, ये इनसे जो निकलता है, मतलब ईंधन जो फॉसिल फ्यूल होता है, इनके अंदर क्या पड़ता है? फॉसिल फ्यूल पड़ता है। तो जो फॉसिल फ्यूल होता है, उसके जलने से कहता है कि कौन सा मेटल है जो पोल्यूटेंट का काम करता है, जो ऑटोमोबाइल से निकलता है, यानी बाइक कार से निकलता है। तो वो है लेड। क्या है? लेड। लेड हाईली हजार्डस होता है, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला होता है। ये पॉइजनस टू हायर कंसंट्रेशन। यदि ये ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगा, तो हमारे लिए मृत्यु का कारण भी बन सकता है। ये श्वास नली से जाता है और नुकसान पहुंचाता है। इसलिए सरकार ने सख्त कानून बना रखा है कि जो पेट्रोल और डीजल मिलता है, उसमें ये लिखना सुनिश्चित रहता है कि ये लेड फ्री है। जो पेट्रोल और डीजल है, उसमें लिख के रखना पड़ता है। देखना, पेट्रोल पंप पे लिखा रहता है लेड फ्री। लेड फ्री का मतलब क्या है? कि इस पेट्रोल और डीजल में लेड नहीं है। तो ये है, ऑप्शन ए सही है। और आप सब जानते हैं मरकरी से कौन सा रोग होता है? तो मरकरी से मिनीमाटा हो जाता है। क्या होता है? मिनीमाटा। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा था। कैडमियम से आउच आउच रोग होता है। कौन सा होता है? आउच 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 रोग, या इटाई 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 रोग हो जाता है। किससे? कैडमियम से।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 29। कहता है द नंबर ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स विद इन ए स्पेसिफाइड एरिया वुड बी मैक्सिमम इन। देखिएगा प्रोड्यूसर कौन होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में आते हैं प्लांट। क्या आते हैं? प्लांट। प्लांट में वो भी आते हैं, चाहे वो एल्गी हो, चाहे ब्रायोफाइटा हो, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सारे के सारे जो प्लांट है वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स की हिंदी होती है उत्पादक। उत्पादक का मतलब क्या हुआ? वह जो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक होता है। तो इसमें से कौन सा है? तो देखिएगा जो पॉन्ड है, पॉन्ड इकोसिस्टम है, अगर एक तालाब में देखेंगे तो छोटी सी एरिया उसने एक दिया हुआ है, ये स्पेशलाइज्ड एरिया, मतलब एक छोटी सी एरिया की बात कर रहे हैं। तो तालाब है और उसमें ढेर सारे आप देखेंगे एल्गी पाए जाते हैं और वाटर प्लांट पाए जाते हैं ढेर सारे, और ढेर सारे पौधे पाए जाते हैं तालाब में। तो ऑप्शन है पॉन्ड। अब आप कहेंगे ग्रासलैंड इको, ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो है वो एक निश्चित एरिया नहीं होती। ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो सकता है एक एक दो दो चार चार 10 10 किलोमीटर में फैला है, इसलिए इसे जो डिजर्ट इकोसिस्टम है, तो आप सब जानते हैं डिजर्ट इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो मिनिमम होते हैं। डिजर्ट का मतलब सर मरुस्थल में मिनिमम होते हैं, और जो भी होते हैं वो कटीले होते हैं या जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं। तो नाम मात्र। फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी बहुत दूर दूर तक जंगल फैले रहते हैं, मगर उसने एक दिया है स्पेशलाइज्ड एरिया, मतलब एक छोटी सी एरिया, मतलब एक स्पेशल सा एरिया है। और एरिया जब कभी बोला जाता है तो इसका मतलब एक उसकी बाउंड्री खींच दी गई। तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है टू इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट इन इंडिया। भारत में जो दो हॉट स्पॉट हैं इंडिया में, वो कौन से हैं? तो हम आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे कि जो हॉट हॉट स्पॉट है इंडिया में, तो इंडिया में नहीं, जो हॉट स्पॉट है वो जनरली चार हॉट स्पॉट है। कौन कौन है? एक तो है हिमालय, हिमालयाज। दूसरा हॉट स्पॉट है इंडो बर्मा रीजन। और तीसरा जो हॉट स्पॉट है वेस्टर्न घाट, द वेस्टर्न, नाम याद रखिएगा बहुत पूछता है, घाट। और जो तीसरा है शुंडा लैंड है, शुंडा लैंड है। अब इनके थोड़ी सी हम जानकारी देंगे, चूंकि इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, तो इसको छोड़ेंगे नहीं। ये हम जानते हैं कि छोड़ना घातक होता है। तो हिमालयाज में कौन कौन सा एरिया आता है? तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया आता है। यहाँ क्या आता है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया आता है, ध्यान में रखिएगा। और कौन आता है? भूटान आता है, भूटान। और कौन आता है? सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ नेपाल, सेंट्रल एंड ईस्टर्न, ईस्टर्न पार्ट ऑफ नेपाल। ये इतना आता है हिमालयाज में। और इंडो बर्मा में तो इंडिया और बर्मा वाला रीजन आ जाता है। और अगर हम बात करेंगे वेस्टर्न घाट की, तो वेस्टर्न घाट पे कौन सा आता है? ध्यान में रखें, वेस्टर्न घाट में तो हम लोगों का जो वेस्टर्न एरिया है वो आता है। और इसमें कौन से होते हैं? डेसिडुअस, डेसिडुअस, डुअस फॉरेस्ट है, स्पेलिंग नहीं, डेसिडुअस फॉरेस्ट है। और इसके अलावा और कौन है? रेन फॉरेस्ट आते हैं, रेन फॉरेस्ट आते हैं। चुंडालैंड में ध्यान में रखिएगा, ये कहाँ फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है साउथ ईस्टर्न एंड ये साउथ ईस्टर्न, साउथ ईस्टर्न कवर टू सिंगापुर, सिंगापुर है उसको ये कवर करता है। इसके अलावा ये थाईलैंड को कवर करता है, ये थाईलैंड को कवर करता है, इंडोनेशिया को कवर करता है। इसके अलावा ये ब्राउनी को कवर करता है, ब्रूनी, ब्रूनी बोलते हैं, और मलेशिया, ये फैला। अब उसने एक इस शब्द यूज किया यहां, इंडिया में से संबंधित कौन है? तो देखिएगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहां पाई जा रही है? हिमालयाज में। तो हमने यहां में कौन सा मिला? ईस्टर्न हिमालयाज। दूसरा वेस्टर्न घाट जो कि इंडिया में फैला है, वेस्टर्न घाट, दो मिल रहे हैं। तो ऑप्शन हम क्या करेंगे? ए।
ईस्टर्न हिमालयाज, और देखिए ये हमने लिखा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इसी में आता है हिमालयाज में। तो ईस्टर्न हिमालयाज और वेस्टर्न घाट, ये दो ऐसे हैं। नॉर्थ हिमालयाज नहीं करना, ईस्टर्न करना है, ध्यान में रखिएगा। ईस्टर्न हिमालयाज और वेस्टर्न घाट, ये दोनों के दोनों हॉट स्पॉट इंडिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है टू जीनोटाइप ग्रोइंग इन डिफरेंट इन्वायरमेंट, एक ही प्रकार के जीनोटाइप अलग अलग इन्वायरमेंट में रखा गया। मान लो एक इंडिया में रखा गया और एक पाकिस्तान में बोल दो या ठंडे प्रदेश में बोल दो, एंड शोइंग सिमिलर, लेकिन वो समानता दर्शाते हैं, इसे क्या कहते हैं? कहता है इकोटाइप कहते हैं। सिमिलर फिनोकॉपीज आर रिफर्ड एज, सिमिलर environment showing similar phenocopies are referred as, इकोटाइप बोलते हैं, आइसोटाइप या फिनोकॉपीज, तो इनको फिनोकॉपीज ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनोकॉपीज। जो फिनोटाइप्स आर रिफर्ड एज, जिनमें क्या होता है कि जो लक्षण होते हैं, जो दिखने में लगते हैं बिल्कुल सेम लक्षण लगते हैं, यानी इनका फिनोटाइप एक होता है, तो वो कहलाते हैं फिनोकॉपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय, इसको मैब के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मैब के नाम से जानते हैं। मेरे ख्याल किसके नाम से जानते हैं? तो इसे प्राय मैब के नाम से जानते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? मैब। इसको यूनेस्को ने लॉन्च किया था। किसको लॉन्च किया था? यूनेस्को ने लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? 1971 में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था। इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था? इस मैब का उद्देश्य क्या था? इंप्रूवमेंट। इसका उद्देश्य क्या था? इंप्रूवमेंट ऑफ, तो इसका क्या वर्क है? इंप्रूवमेंट ऑफ, क्या है? इंप्रूवमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्यूपिल, लिखेंगे प्यूपिल एंड दियर इन्वायरमेंट। कहता है इसका जो मैप प्रोग्राम लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य था, वो मतलब मनुष्यों, जो मनुष्य हैं और उनका एनवायरनमेंट है, उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करना था। तो इसका जो मैप है, और इसको लॉन्च किसने किया था? यूनेस्को ने लॉन्च किया था। फिर आता है आईयूसीएन, बहुत पूछा जाता है आईयूसीएन। आईयूसीएन का कई बार जो पूछ देता है, इसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल यूनियन फॉर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के नाम से जानते हैं। और इससे रेड डाटा बुक निकलती है। क्वेश्चन बहुत पूछा गया पीजीटी में। रेड डाटा जो बुक है वो कौन पब्लिश करता है? रेड डाटा बुक कौन पब्लिश करता है? तो आईयूसीएन करता है। ध्यान में रखिएगा, कौन करता है? आईयूसीएन करता है रेड डाटा बुक को। और WWF क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। WWF कौन सी बना है? WWF की बात करते हैं, इसको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड बोलते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छा है। और इसमें इंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाने का कार्य होता है। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। और इसको जो स्थापित करने वाले थे, ये जीएस का भी क्वेश्चन बन सकता है। इसको जो इस्टेब्लिश किया था, वो इस्टेब्लिश किया था, किसने किया था? प्रिंस फिलिप ने। किसने किया था? प्रिंस फिलिप ने किया था। ध्यान में रखिएगा। और इसका अगर हेडक्वार्टर पूछ देता है, हेड क्वार्टर पूछ देता है कहाँ है, तो हेडक्वार्टर इसका है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। और इसका जो सिंबल है वो पांडा है। क्या है? पांडा। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो चूंकि क्या पूछा था? मैप, तो ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। तो ये जितना बताया, ये बहुत पूछा जाता है, इसीलिए जब भी हम कोई डाटा देते हैं, एक्चुअली मैं फिर आपसे कह दूं, मैं लंबे समय तक तैयारी खुद करता रहा,
और अभी भी आपको पढ़ाता हूँ तो तैयारी तो प्रॉपर रखनी पड़ेगी, नहीं आप पढ़ा भी नहीं पाऊंगा। तो तुरंत हमें पता चलता है क्या पूछ सकते हैं क्या नहीं। तो ये डाटा हमने इसीलिए दिया है क्योंकि क्वेश्चन बने हैं और बन सकते हैं, दोनों चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इज इंजूरियस टू प्लांट्स बिकॉज इट। अल्ट्रा वायलेट जो यूवी रेज है वो इंजूरियस यानी हार्मफुल या नुकसानदायक होती हैं प्लांट के लिए। क्यों? कहता है ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देती हैं इसलिए हार्मफुल होती है। इंक्रीज रेस्पिरेशन या कॉज द डिहाइड्रेशन या कॉज जीन म्यूटेशन। अल्ट्रा वायलेट रेज इसलिए हानिकारक होती है क्योंकि ये जीन में म्यूटेशन कर देती हैं, तो प्लांट की पूरी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। म्यूटेशन दोनों प्रकार के होते हैं, बेनिफिशियल भी होता है और हार्मफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स। इनमें से वो कौन है जो नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स का कंपोनेंट क्या है, नॉट नहीं है। तो आपको हम बता दें कि जो नाइट्रोजनस होता है क्या होता है, बैक्टीरियल इंजाइम। एक्चुअली में ये एक बैक्टीरियल इंजाइम है, बैक्टीरियल इंजाइम है। और ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये जो नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में बदल देता है। किसमें बदल देता है, जल्दी ये एंजाइम नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देता है। ये इसका जो मेन कंपोनेंट्स होता है और वो होता है आयरन और मॉलिब्डेनम। इसके अलावा सल्फर भी होता है। तो ये है, ये है, ये है, केवल जेडेन है जो नहीं है, तो उसने नहीं पूछा है, तो ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है द एटमॉस्फेरिक ओजोन लेयर विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज इज गेटिंग डिप्लीटेड मोस्ट बाय। कहता है जो हमारी सुरक्षा करती है ओजोन परत, अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है और पृथ्वी तक नहीं आने देती है, उसको डिप्लीटेशन कौन कर रहा है, उसका क्षरण कौन कर रहा है, उसको नुकसान कौन पहुंचा रहा है। तो उसको नुकसान एक्चुअली में क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर पूछता है तो एक कभी कभी पूछ देता है तो 200 गुना यानी 200 टाइम्स जल्दी ये ब्लड के साथ मिल जाता है। इसीलिए जो लोग रात को अंगीठी या हीटर चलाकर या कार के शीशे बंद करके जो ब्लोअर चलाकर सो जाते हैं गाड़ी में, तो सुबह मरे हुए पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा जैसे ही हवा में ज्यादा होती है तो वो हमारे सांस के द्वारा अंदर जाती है। तो ये साइलेंट किलर होती है, किसी को पता ही नहीं चलता, सोते सोते मर जाता है। या कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर। तो क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होता है, क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होता है, इसमें पाई जाती है क्लोरीन। और क्लोरीन सबसे बड़ी दुश्मन है ओजोन की। जो क्लोरीन है ये ओजोन के साथ क्रिया कर जाती है और क्या बना लेती है, ClO प्लस ऑक्सीजन को मुक्त कर देती है। और ये ClO पुनः ऑक्सीजन से क्रिया करके और क्या करता है, क्लोरीन अलग हो जाती है और ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है। तो इसलिए क्या करता है, यह सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो CFC में क्या पाई जाती है, क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या कर, डिप्लीटेशन। तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है प्लांट्स विथ फ्लैशी लीव्स और विदाउट लीव्स आर मेनली फाउंड इन। कहता है जो प्लांट्स होते हैं फ्लैशी लीव्स का मतलब जिनकी पत्तियां मोटी होती हैं, जैसे कि जैसे कि आप नागफनी देखते हैं या ब्रायोफिल्लम देखते हैं, इस तरह के जो पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां मोटी होती हैं। पत्तियां मोटी क्यों होती हैं, क्योंकि वो अपने अंदर पानी को स्टोर करते हैं। और या तो उनमें पत्तियां नहीं पाई जाती हैं, जैसे कुछ कटीले पौधे या कैक्टस वगैरह आप देखेंगे मरुस्थल में पाए जाते हैं। तो वही कह रहा है प्लांट विथ फ्लैशी लीव्स विदाउट लीव्स, या तो फ्लैशी लीव्स होंगी या तो उनमें पत्तियां नहीं होंगी। कहाँ पाए जाते हैं, तो ये प्राय डिजर्ट में पाए जाते हैं, मरुस्थल में। कहाँ पाए जाते हैं, मरुस्थल में देखने को मिलते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट पर, चलते हैं 37 नंबर। निमेटोफोर्स आर कॉमनली फाउंड इन। निमेटोफोर्स क्या होते हैं, तो निमेटोफोर्स मैं बता दूं कि जो मर्सी प्लांट होते हैं, दलदली भूमि पर उगते हैं, खासकर साल्टी वाटर में या जो समुद्र किनारे पौधे उगते हैं। तो चूंकि नमक ज्यादा होने के कारण ये पौधे क्या करते हैं, इनमें ऊपर की ओर कुछ इस तरह की जड़ें निकल आती हैं और इन जड़ों में छेद होता है जिससे ये ऑक्सीजन एक्सचेंज करते हैं यानी श्वसन में मदद करती है। इन संरचनाओं को हम निमेटोफोर के नाम से जानते हैं। ये इसमें कौन है, ऑर्किस या कैमिडियम। देखो ऑर्किस या मैग्नीफेरा, मैग्नीफेरा आम होता है, आम में ऐसा नहीं होता है। बॉम्बेक्स, एविसीनिया एंड राइजोफेरा, ये दो ऐसे प्लांट हैं जिनमें
क्या पाया जाता है? निमेटोफोर पाया जाता है। आइपोमिया बटाटा जिससे शकरकंद कहते हैं, सीबेंडा, इसमें नहीं, तो कौन है ऑप्शन सी? एवसीनिया। ध्यान में रखिएगा, एक्चुअली में निमेटोफोर से जब भी क्वेश्चन आता है तो राइजोफोरा अक्सर दिया रहता है, और हमने कुछ पीजीटी के क्वेश्चन में ऐसा भी दिया है कि राइजोफोरा ना देकर एविसीनिया दिया रहता है, तो दोनों याद रखना है। अगर एवसीनिया निमेटोफोर कभी पूछे, एवसीनिया है तो टिक करना है, और अगर राइजोफोरा है तो टिक करना है, दोनों है तो दोनों को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, कहता है द कोलोनाइजेशन ऑफ फूड, colonization of food by lactobacillus precludes invasion of the food by other bacteria due to the production of lactic acid. This relationship is known as, इस प्रकार की रिलेशनशिप को हम किसके नाम से जानते हैं? कहता है इस प्रकार की जो रिलेशनशिप है वो उसको हम किसके नाम से जानते हैं? तो देखिए दो शब्द है, एक है कॉमन सेलिज्म। कॉमन सेलिज्म में मतलब क्या होता है? कॉमन सेलिज्म में क्या मतलब होता है? एक को लाभ होता है, और जो दूसरा जीव होता है, जो दूसरा जीव होता है वो नॉट इफेक्टेड होता है। नॉट इफेक्टेड का मतलब उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि मान लेते हैं एक भैंस के ऊपर, या भैंस या गाय या बकरी के ऊपर कोई चिड़िया बैठी है और भैंस के ऊपर जो कीड़े हैं उसको खा रही है, तो इस प्रकार का रिलेशनशिप कॉमन सेलिज्म में आएगा। मतलब उस भैंस या चिड़िया को कोई असर नहीं, ना उससे लाभ हो रहा है ना तो उससे हानि हो रही है। एमेंसेलिज्म में क्या है? एक को तो लाभ होता है और दूसरे को नुकसान होता है। एक को लाभ होता है, जैसे कि मान लेते हैं पेंसिलिन है, पेंसिलिन और बैक्टीरिया है, तो पेंसिलिन क्या करेगा? सिर्फ नुकसान पहुंचा रहा बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया को मार देगा। तो उस यहां जो चूंकि जो पूछा हुआ है वो क्या होगा? वो होगा एमेंसेलिज्म, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है द ट्रांजिशनल जोन where two or more different communities meet and integrate is called। मान लेते हैं दो कम्युनिटीज है, एक ये है और एक ये है, एक ए कम्युनिटी है एक बी कम्युनिटी है। इसमें जो ए जीव हैं वो यहाँ पाए जा रहे हैं, बी भी यहाँ पाए जा रहे हैं, और कुछ ऐसे जीव हैं जो सिर्फ इसी क्षेत्र में पाए जा रहे हैं। ये जो ट्रांजिशन एरिया है इसको हम इकोटोन के नाम से जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं, इकोटोन के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 40 की। मेजर सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक मीथेन इज इंडिया। भारत में जो वायुमंडलीय मीथेन है उसका मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में चावल बहुत होता है, और उड़ीसा और ये जो एरिया है वहाँ क्या करते हैं, जो धान निकाल लेते हैं और उसका जो पैरा होता है उसको पानी में डाल देते हैं, जो सड़ता है। सड़ने के बाद उससे मीथेन बहुत निकलती है, तो आएगा राइस फील्ड। क्या आएगा? राइस फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एबनॉर्मेलिटी ऑफ सडन फ्लैटिंग ऑफ स्टेम इज कॉल्ड। कहता है एबनॉर्मलिटी जो होती है, यानी अचानक जो तना होता है वो फ्लैट हो जाता है, चपटा हो जाता है, जैसे कि नाक पर नहीं तना। क्या कहते हैं इसको? चपटे होने का फैसिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फैसिकेशन। ऑप्शन डी को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है Freon is considered to be one of the chemicals responsible for the depletion of ozone layer। जो फ्रियोन होती है, जो कि फ्री जाति में पड़ती है और एसी वगैरह में, तो कहते हैं जो फ्रियोन्स होती है ये ओजोन के क्षरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। द रिएक्शन बिलीव टू बी स्टार्टेड बाय रेडिकल्स। ये जो रिएक्शन करता है वो किस रेडिकल का करता है? तो हमने आपको बताया था कि मुख्य ओजोन के क्षरण में कौन भाग लेता है? क्लोरीन। तो ये क्लोरीन पाई जाती है, तो हम क्या लगाएंगे? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरोक्सी एस्टिल नाइट्रेट, जिसे हम पैन कहते हैं, इज फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फियर बाय द रिएक्शन ऑफ एस्टिल पेरोक्सी रेडिकल विथ। कहता है जो पेरोक्सी एस्टिल नाइट्रेट होता है जिसे पैन कहते हैं, तो ये एक, इसको ध्यान में रखिएगा, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। अगर पूछ देगा द्वितीय पॉल्यूटेंट कौन है, तो ये ध्यान में रखिएगा पेरोक्सी एस्टिल जो नाइट्रेट है ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है या प्रदूषण होता है, द्वितीय प्रदूषण होता है। ये बनता किससे? तो फोटोकेमिकल फॉग से बनता है। किससे बनता है? फोटो केमिकल फॉग से बनता है। किससे बनता है? फॉग से बनता है, सॉरी स्मॉग बोलेंगे, स्मॉग से बनता है। अच्छा, और ये क्या करता है? एक्ट एज
एक्ट एज रिजर्वायर फॉर नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड का ये रिजर्वायर का भी काम करता है एटमॉस्फेयर में। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए नंबर 2 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है पार्शियली डिकम्पोज्ड लिटर, ध्यान में रखिएगा, पार्शियली डिकम्पोज्ड लिटर। जब लिटर डिकम, पहले तो इसकी कहानी सुन लो तब आप समझ गए। जैसे मान लो फ्रेशी फ्रेशली फॉलन प्लांट एंड एनिमल मटेरियल कॉल्ड, ऐसा जैसे मान लो पौधे से पत्ती गिरी या मनुष्य का कोई अंग गिर गया या कोई जीव गिर गया मिट्टी में, तो कहता है जो मटेरियल है उसको हम लीटर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लीटर, अथवा इसको हम डेट्राइटस बोलते हैं। पढ़ लीजिएगा, ये जो हम बता रहे हैं ये पढ़ने में बहुत समय लगेगा, इसीलिए मैं इसी को इतना डीपली, हम इसीलिए कहते हैं कि जो 25 क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो 25 क्वेश्चन नहीं है, वो कम से कम 100 क्वेश्चन है। वो 25 क्वेश्चन देखने में लग रहा है, ये क्वेश्चन तो चूंकि एग्जाम में पूछे गए हैं। अब इसके चारों तरफ का हम एरिया कवर करते हैं जिससे कोई भी इन क्वेश्चनों को लेकर नया क्वेश्चन बने वो सॉल्व कर ले। उसे लिटर या डेट्राइटस कहते हैं। फिर ध्यान में रखिएगा, जब पार्शियली, अगर पार्शियली डिकम्पोज, अगर पार्शियली लिटर डिकम्पोज होता है तो उसे हम डफ कहते हैं। क्या बोलते हैं? डफ कहते हैं। और फुली, अगर ये पार्शियली अथवा फुली जो लिटर जो होता है, ध्यान में रखिएगा, जो लिटर जो होता है जब फुली डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज होता है तो उसे हम ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस कहते हैं। तो तीन चीजें आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? जो पौधा गिरा, पत्ती गिरी, उसे हम लिटर कहते हैं। जब ये पार्शियली, पार्शियली का मतलब आधा या कुछ मात्रा इसकी डिकम्पोज होती तो इसे डफ कहते हैं। और जब ये डफ पूर्ण रूप से मतलब डिकम्पोज हो जाता है तो इसे ह्यूमस कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन इसमें क्या है? ह्यूमस। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, एज पॉल्यूटेंट विच ऑफ द फॉलोइंग काजेस मिनीमाटा डिजीज। अभी बताया था मिनीमाटा जो डिजीज होती है वो किससे होती है? मरकरी से होती है। मिनीमाटा जो डिजीज होती है वो किससे होती है? तो वो प्राय मरकरी से होती है। तो कैडमियम से कौन होता है? इटाई इटाई रोग होता है, आउच आउच होता है। और मरकरी से कौन सा रोग होता है? तो मिनीमाटा रोग होता है। और ये जापान में मिनीमाटा रोग देखने को मिला था। और एक्चुअली में क्या था, किसी कंपनी का जो पानी था वो तालाब में जा रहा था, तो वहां की मछलियां में मरकरी थी। और जब उन लोगों ने खाया, जापानी लोगों ने इस एरिया के, तो उनको नर्वस सिस्टम संबंधित दिक्कत हुई, तो उसी रोग को मिनीमाटा कहते हैं। और चूंकि ये मिनीमाटा नामक जगह पर था इसीलिए इस नाम का नाम मिनीमाटा रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल पार्क ऑफ आवर कंट्री एम्फेसाइज एट प्रोटेक्टिंग द। देखिए, नेशनल पार्क का जो उद्देश्य है, जो स्थापित किए गए, उनका है वेलफेयर ऑफ। जब आप किताब पढ़ेंगे तो वहां एक लाइन लिखी है, वो मैं लाइन बता रहा हूं। वहां लिखा है वेलफेयर ऑफ वाइल्ड लाइफ। जो वाइल्ड लाइफ है उसको बचाना, उसकी सुरक्षा करना। वाइल्ड लाइफ में कौन आता है? प्लांट भी आते हैं और एनिमल भी आते हैं। ध्यान में रखिएगा। तो अब यहाँ क्या दिया? फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब केवल प्लांट, फना यानी एनिमल, और यहां दिया फ्लोरा एंड फना बोथ, तो बोथ, क्योंकि पूरी वाइल्ड लाइफ की बात की तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ फर्टिलाइजर्स इनटू वाटर बॉडीज रिजल्ट। अगर कहता है ज्यादा मात्रा में यदि हम बायो फर्टिलाइजर को छोड़ेंगे तो क्या होगा? यूट्रोफिकेशन होगा। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है कि जो मिनरल्स हैं वो पानी में ज्यादा हो जाते हैं। जब मिनरल्स पानी में ज्यादा होंगे तो वहाँ एल्गी आदि ज्यादा उगेंगी और ऑक्सीजन वगैरह है वो कंज्यूम हो जाएगी, बीओडी हो जाएगी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी, और जिससे वहाँ जीवों की मृत्यु होने लगी। तो ऑप्शन सी सही है।
और 48 नंबर कहता है इन वाटर बॉडीज यूट्रोपिकेशन इज कॉज्ड बाय। जो यूट्रोपिकेशन है वो पानी में होता है, वो किसके कारण होता है? हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट के कारण, अभी हमने बताया। तो ऑप्शन ए सही करें। क्वेश्चन नंबर 49 है बायो फर्टिलाइजर्स आर। बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? वो जीवित जीव, ध्यान में रखिए हमने जीवित जीव यूज किया, वह जीवित जीव जो नाइट्रोजन फिक्सेशन आदि में भाग लेते हैं उन्हें बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। डेड रिमेन्स द प्लांट एंड एनिमल, तो बायो फर्टिलाइजर तो होंगे नहीं। डिकम्पोज्ड एनिमल नहीं। लिविंग सेल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जो लिविंग होते हैं या ऐसी कोशिकाएं जो लिविंग होती हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो ऑप्शन ई सही होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज इनहिबिटेड बाय। नाइट्रोजन जो फिक्सेशन होता है वो जल्दी जो नाइट्रोजिनेस एंजाइम पूछा गया था एलटी, तो नाइट्रोजिनेस एंजाइम को कौन इनहिबिट करता है? तो ऑक्सीजन करती है। और चूंकि नाइट्रोजिनेस जो एंजाइम होता है वो अमोनिया बनाता है, अगर अमोनिया एक्सेस हो जाएगी तो नाइट्रोजन फिक्सेशन रुक जाएगा। तो ऑप्शन डी सही। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा और यूं ही हमारे साथ बने रहिएगा। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा 599 का एक प्लान है, एक जो है इसमें प्रैक्टिस बैच है जो आज ही आप लीजिए। प्रैक्टिस बैच है और हमारा 899 का जो बैच है वो जून तक वैलिड है, जब तक पीजीटी 2022 का नहीं होगा, टीजीटी पीजीटी दोनों। 1199 वाले की वैलिडिटी 1 साल है। 1399 वाले की जो वैलिडिटी है वो बिल्कुल रिसेंट है, अपडेट बैच है, चल रहा है इस समय। कोई भी लेंगे आपको सारी थ्योरी क्लासेस, एमसीक्यू क्लासेस, ऑल सॉल्व क्वेश्चन पेपर और आपको पीडीएफ की लाइब्रेरी सब अवेलेबल है। चलिए इसी के साथ आज्ञा दीजिए, नमस्कार।